दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एमएस अकेडमी में। जहां मैं पिछले लगातार 25 दिनों से आपको एसी एनालिसिस का जो है स्टडी करा रहा हूं, ठीक है। जिसमें आज हमारा जो है एसी का लास्ट चैप्टर है, जो कि लास्ट टॉपिक है। मैं बताया था आपको थ्रू आउट द एसी हमने डिफरेंसेस देखा एसी और डीसी में। एसी क्या है, डीसी क्या है, एसी क्या है, डीसी क्या है। आज हम लोग उसको नोटिफाई करेंगे, एक जगह पे हम लोग देखेंगे कितने अंतर हम लोग देख सकते हैं। आप भी अपना पेन कलम जो है कि निकाल के और बैठिए और नोट करिए और देखिए आप इनमें से कितने पॉइंट्स को जानते हैं और इसमें से नेक्स्ट आपको नया क्या सीखने को मिला, ये सारे पॉइंट्स। अब तक हम लोग टोटल एसी खत्म कर चुके हैं। एल सर्किट, आर सर्किट, एलसीआर सर्किट, रेजोनेंस, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, इंपीडेंस, पावर ट्रायंगल क्या होता है, इंपीडेंस ट्रायंगल क्या होता है, सारा सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट जो हमारा सेशन शुरू होने वाला है कल से, वो है आपका ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर, जिसमें मैं प्रैक्टिकल दिखा के ट्रांसफार्मर दिखाऊंगा आपको, मोटर दिखाऊंगा, सब दिखा के जो है कि उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे। आज का जो टॉपिक है एक छोटा सा टॉपिक है, एसी और डीसी में अंतर क्या है। द एसी एंड डीसी डिफरेंसेस आई एम गोइंग टू गिव यू। आप भी सोचिए आप इनमें से कितना जानते हैं एसी और डीसी। जो पहला सबसे बेसिक होता है कि जो एसी होता है वो वेरिएबल होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जबकि जो डीसी होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये कांस्टेंट होता है। तो यदि हम लिखते चलें, अगर नोटिफाई करते चलें, तो एसी क्या होता है, इसके जो मैग्नीट्यूड है, यानी मैग्नीट्यूड इसकी जो वोल्टेज का है, मैग्नीट्यूड या करंट का मैग्नीट्यूड का है, तो एसी का जो मैग्नीट्यूड है वो आपका वेरिएबल होता है। वेरिएबल बोले तो ये समय के अनुसार बदलता है। यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूं, ये रहा अपना एसी, सिनुसाइडल वेव होता है, या तो साइन को फॉलो करेगा या तो कॉस को फॉलो करेगा। ये टाइम के रिस्पेक्ट में जो है इसका मैग्नीट्यूड बदलता रहता है। कंडक्टिव, इंडक्टिव के लिए, कैपेसिटिव के लिए, रेजिस्टिव के लिए आपको पता है करंट और वोल्टेज किस प्रकार से वैरी करते हैं। पॉइंट इज ओवर, वो मैं डिस्कस नहीं करने वाला। चलिए, मैग्नीट्यूड वाइज एसी वेरिएबल होता है। व्हाट अबाउट डीसी? डीसी जो है मैग्नीट्यूड वाइज कांस्टेंट होता है। बोले तो यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यदि मैग्नीट्यूड ऑफ एसी की बात करें वो कांस्टेंट होता है। जब तक चलेगा, स्विच ऑन किए, एसी कांस्टेंट फ्लो होना शुरू कर दिया सर्किट में, और उतना ही फ्लो करेगा जब तक कि हम उसको स्विच ऑफ ना कर दें, सर्किट ब्रेक ना हो जाए। यानी मेकिंग एंड ब्रेकिंग के बीच में जो करंट फ्लो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो यदि हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो आप लिख सकते हो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक है। पहला पॉइंट, वेरी फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी इज कांस्टेंट एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एसी इज वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के अनुसार ये बदलता है और ये नहीं बदलता है। ये एक डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस जिसको मैं बताना चाहूंगा यहीं से, यदि मैं टाइम पीरियड की बात करूं और फ्रीक्वेंसी की बात करता हूं, पहले फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। एसी की तरफ आइए। एसी का फ्रीक्वेंसी जो हमारे यहाँ इंडिया में आता है 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज, एंड अमेरिका में 60 हर्ट्ज है, नो इशू। यानी कि एसी के पास फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी का मतलब इसके पास टाइम पीरियड होगा। टाइम पीरियड है, देखिए एक चक्कर में जितना समय लगता है उसी टाइम को हम टाइम पीरियड बोलते हैं, कैपिटल टी। और एक सेकंड में जितने चक्कर हो जाएं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड आर कॉल्ड, ऑसिलेशंस आर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो अभी फ्रीक्वेंसी अपनी जो एसी की फ्रीक्वेंसी है, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ एसी की फ्रीक्वेंसी है आपकी 50 हर्ट्ज। एसी की फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज है, ठीक है। यानी टाइम पीरियड भी होगा 1 बाई फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होता है, यानी 1/50 यदि आप करना चाहें तो आपको मिल जाएगा 0.02 आई थिंक, यही मिलेगा आपको, ठीक है। ये आपको मिलेगा सेकंड, ठीक है। ये आपका टाइम पीरियड है, दैट्स नॉट इशू। मेरा बताना ये है कि एसी के पास फ्रीक्वेंसी होता है और टाइम पीरियड होता है, और दोनों के दोनों क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट बोले तो इनकी एक फाइनाइट वैल्यू होती है, एक लिमिटेड वैल्यू होती है। व्हाट अबाउट डीसी? डीसी के पास क्या है, डीसी के पास तो कोई अंतराल ही नहीं है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू से चलता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, यानी कि कब जीरो होगा हमें पता नहीं है। तो एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पे, यानी जो इसका टाइम पीरियड होता है, इसका टाइम पीरियड हम लोग इनफाइनाइट मानते हैं। किसका? कांस्टेंट डीसी का। डीसी हैज अ टाइम पीरियड इनफाइनाइट। व्हाट अबाउट द फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, यानी कि आप लिख सकते हो इसको, क्या लिख सकते हो, 1 बाई इंफिनिटी, यानी कि 0 हर्ट्ज। यानी कि जो डीसी होता है
उसका फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है और उसका टाइम पीरियड अनंत होता है, यानी कि इनफाइनाइट होता है। एसी के केस में इसका फाइनाइट टाइम पीरियड और फाइनाइट फ्रीक्वेंसी होता है। दो चीजें हो सकता है, उम्मीद है आप क्लियर हो चुका होगा एसी और डीसी में। अभी और आगे चलिए, बहुत सारे आज डिस्कस करने हैं। आज पूरा का पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है एसी और डीसी के डिफरेंस के लिए ही। मैं इनको मिटाता हूँ, 3 डिफरेंस हो चुके हैं। चौथे की तरफ यदि मैं अग्रसर हूँ और यदि बताऊं तो जो एसी होता है और डीसी होता है उसके प्रोपगेशन में क्या अंतर होता है। तो जो एसी होता है वो कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करता है। एसी कंडक्टर के सरफेस पे फ्लो करता है, फ्लो सरफेस पे, किस पे, सरफेस पे फ्लो करता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एसी फ्लो थ्रू आउट द सरफेस, यानी कि इसका जो नेचर होता है वो सेंटर ऑफ द जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के सरफेस के बाहर के तरफ जो है ये फ्लो करना पसंद करता है फ्रीक्वेंसी की वजह से। जबकि डीसी में पूरे कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, सपोज करिए जो रेड वाला दिख रहा है, ठीक है, और ये सरफेस है सफेद वाला, ठीक, तो ये थ्रू आउट द वॉल्यूम एसी केवल सरफेस पे फ्लो करता है, डीसी थ्रू आउट द वॉल्यूम फ्लो करता है। नोट कर लीजिए आप, थ्रू आउट द वॉल्यूम, यानी थ्रू आउट द वॉल्यूम माने पूरे वॉल्यूम में फ्लो करता है, पूरे मटेरियल में फ्लो करता है। ये चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है, थ्रू आउट द वॉल्यूम फ्लो करता है। अच्छा, क्या आपको पता है एसी और डीसी के फ्लो होने के लिए हम अलग अलग टाइप के कंडक्टर्स भी यूज करते हैं। मैं इलस्ट्रेशन के लिए मैं आपको लेके भी आया हूं, आपको दिखाने के लिए, और आप देख भी सकते हैं। देखिए ये रहा आपके पास, मैंने एक जो है कि केबल ले आया है। देखिए ये सिंगल कोर केबल है, अभी आप देख सकते हो इसको, ये सिंगल कोर केबल है, इसमें केवल एक ही स्ट्रैंड है, इसको हम लोग सिंगल स्ट्रैंड केबल बोलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड माने केवल एक ही है, और सिंगल स्ट्रैंड केबल यूज होते हैं हम लोग डीसी में करते हैं। क्यों? क्योंकि थ्रू आउट द वॉल्यूम में करना है, हम लोग इसके जो है वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, इसके वॉल्यूम को हम लोग ज्यादा से ज्यादा रखते हैं। जबकि डीसी में क्या होता है, एसी में क्या होता है, एसी में हम इतने ही मोटा का रहेगा लेकिन हम स्ट्रैंड मल्टीपल रखेंगे। देखिए इसमें बहुत सारे मटेरियल, पतले 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 सारे बहुत सारे तार हैं, देखिए इसमें पतले, ठीक है, बहुत सारे जो है वायर है, देख सकते हो आप, ये इतना पतला है जो सिंगल स्ट्रैंड है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मल्टी स्ट्रैंड, इसको हम लोग मल्टी स्ट्रैंड बोलते हैं। और इसको जो मैंने अभी दिखाया था आपको, इसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। अभी मल्टी स्ट्रैंड और सिंगल स्ट्रैंड अलग अलग साइज के आते हैं। अभी आप देख लीजिए, उससे मोटा है ये देखिए उससे मोटा है, इसमें बहुत सारे मल्टी स्ट्रैंड है, देखिए बहुत सारे स्ट्रैंड पतले पतले सब एक दूसरे से। तो एसी का इस्तेमाल क्या होता है, क्योंकि एसी सरफेस पे फ्लो करता है तो हम सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उतनी ही मोटाई में, उतनी ही थिकनेस में पतले पतले बहुत सारे वायर्स को एक साथ स्ट्रेन कर देते हैं, कलेक्ट कर देते हैं, सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इसलिए फ्लो जो एसी का फ्लो है उसका अमाउंट बढ़ जाता है। समझ पा रहे हैं आप बात को? उम्मीद रखता हूँ आप समझे होंगे इस बात को। तो आप नोट कर सकते हो इसको, ठीक है, तो आप लिख सकते हो इसमें सिंगल स्ट्रैंड, मल्टी स्ट्रैंड, डीसी एसी है ना, यानी कि मल्टी स्ट्रैंड, ठीक है, मल्टी स्ट्रैंड केबल यूज होता है इसमें, किसमें, इन द केस ऑफ एसी। एसी में हम लोग मल्टी स्ट्रैंड पतले पतले वायर यूज करते हैं, बहुत सारे जो इसमें होते हैं, जबकि इसमें सिंगल स्ट्रैंड, ठीक है, इसमें जो है सिंगल स्ट्रैंड केबल यूज होता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यानी 3 2 5 5 डिफरेंसेस हो चुके अब तक। यानी कि ये आपका रहा मल्टी स्ट्रैंड केबल, दिखाया मैंने आपको, सिंगल स्ट्रैंड केबल उसको भी मैंने दिखाया। तो उम्मीद है ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे। आइए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। सिंगल स्ट्रैंड मल्टी स्ट्रैंड के बाद अब क्या देखते हैं, यदि आपके पास जो अभी आपने गैल्वेनोमीटर देखा होगा, नॉर्मल एमीटर देखा होगा, और जो है कि ऑर्डिनरी एमीटर जिसे बोलते हैं, और एसी एमीटर भी देखा होगा। तो जो एसी एमीटर होता है क्या वो डीसी को मेजर कर सकता है? यदि मैं पूछूं आप क्या बोलोगे? जो एसी एमीटर होता है क्या वो डीसी करंट को मेजर कर सकता है? तो उत्तर होगा नहीं मेजर कर सकता है। ऐसा क्यों होता है उसको आप समझते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग डिफरेंस बनेगा, ठीक है। चलिए एक अलग डिफरेंस है, डिफरेंस हम लोग समझ रहे हैं एसी और डीसी में। तो जो ऑर्डिनरी एमीटर होता है, ऑर्डिनरी एमीटर एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। ऑर्डिनरी एमीटर एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डिनरी एमीटर होता है वो एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, और एवरेज वैल्यू जो है, ठीक है, ऑर्डिनरी एमीटर क्या आता है, एवरेज वैल्यू को मेजर करता है, ठीक है। अभी आप देखिए, अगर मैं बात करूं अमीटर की, ठीक है, अमीटर की, तो अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो करंट मेजर करती है, ठीक है, इतना तो सबको पता है, बहुत बार पढ़ाया गया आपको।
ठीक है। तो 2 मीटर का है, मतलब कि एक जो है मीटर 2 प्रकार का हो गया, एक ऑर्डिनरी और एक जो है ऑर्डिनरी मतलब जो नॉर्मली यूज होता है। तो नॉर्मली जो यूज होने वाला मीटर है उससे हम डीसी मेजर नहीं कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऑर्डिनरी वाले से हम डीसी मेजर करेंगे वो जीरो दिखाएगा। ऑर्डिनरी मीटर से अगर आप मेजर करते हैं डीसी को वो 0 एम्पियर दिखाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ऑर्डिनरी मीटर है इसका प्रिंसिपल एवरेज वैल्यू पे डिपेंड करता है। किस पे? एवरेज वैल्यू का। और आपको पता है किसी एसी का जो एवरेज वैल्यू होता है वो 0 होता है। द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी फॉर ए कंप्लीट साइकिल इज 0 एम्पियर। दैट्स व्हाई द ऑर्डिनरी मीटर शोज 0 डिफ्लेक्शन इन केस ऑफ डीसी, जबकि एसी के केस में वो मेजर करता है। ठीक है, एसी के केस में वो बताता है। जबकि जो आजकल जो हमारे मीटर आ रहे हैं वो एक्चुअली वो किस पे है? आई स्क्वायर, मतलब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे है। आजकल के जो अमीटर हैं, आजकल के अमीटर मतलब जो न्यूली अमीटर हैं, अभी जो हमारे पास मॉडर्न अमीटर हैं या करंट अमीटर आप बोल सकते हो, करंट मतलब फिलहाल वाले अमीटर। ठीक है, अभी जो आजकल जो अमीटर मिलते हैं वो है आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे है। किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यहां से याद आया कि अगला जो डिफरेंस हम बताएंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट बताएंगे। चलिए अभी ध्यान दीजिए आप। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं आई स्क्वायर आर को। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी होता है। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी, यानी कि जो नया वाला मीटर है, जो अब मीटर हम लोग यूज करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, यानी कि वो आई स्क्वायर आर पे है। तो जो हमारी करंट वेव है, ठीक है, जो हमारी करंट वेव है वो एक्चुअली क्या है? वो डीसी और एसी, मैं शायद ऑर्डिनरी वाले को बोल दिया था डीसी मेजर कर सकता है, एसी नहीं, उल्टा हो गया। ये ऑर्डिनरी वाला एसी मेजर नहीं कर सकता, डीसी तो मेजर करेगा ही, क्योंकि ऑर्डिनरी वाले में ये पावर नहीं होता है कि वो डीसी एसी आई स्क्वायर आर पे बेस्ड होता नहीं है। अभी पिछले वाले पे शायद मैं गलती बता दिया हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं बता दिया ऑर्डिनरी वाले से हम एसी मेजर नहीं कर सकते हैं, ऑर्डिनरी वाले से केवल डीसी मेजर किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि एसी में क्या होता है, जितना प्लस उतना माइनस होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलके टोटल 0 हो जाता है, एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है, इसलिए हम एसी मेजर नहीं कर सकते हैं। जबकि डीसी में एजर में जो है, डीसी में एवरेज वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ट्रू वैल्यू सब कुछ वही होता है, इसलिए हम लोग डीसी मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनरी मीटर। शायद मैं गलती बता दिया हूँ, क्षमा चाहूंगा आपसे। ठीक है, अमीटर क्या होता है? जो नया वाला मॉडर्न अमीटर है, अब जो अमीटर आ रहे हैं वो अमीटर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड होते हैं, यानी आई स्क्वायर आर वर्सेस पे। आप हमको बताइए, यदि हम एसी मेजर करें तो एसी पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसका स्क्वायर यहाँ और नेगेटिव का भी स्क्वायर यहीं आ जाएगा, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप एसी मेजर कर रहे हो या डीसी मेजर कर रहे हो, आई स्क्वायर बेस्ड होता है। तो हम चाहे तो एसी मेजर करें, चाहे तो डीसी मेजर करें। दूसरा डिफरेंस, एक और डिफरेंस आप समझ लीजिए। डिफरेंस ये है कि जो ऑर्डिनरी मीटर होता है उसका जो स्केल होता है, स्केल मतलब जो मेजर करते हैं, जो दिखता है हमको, जिस पे जो स्केल है, जिस पे दिखता है 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 10 एम्पियर, जो स्केल होता है इसका लीनियर होता है। जबकि इसका जो स्केल होता है, जो अब हम एमीटर यूज करते हैं, एसी एमीटर जिसे कह सकते हो आप, उसका नॉन लीनियर होता है, क्योंकि आई स्क्वायर बेस्ड होता है, तो उसकी जो रेटिंग होती है वो लीनियर नहीं होती है। ये नहीं कि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 आएगा, ऐसा नहीं। उसका नॉन लीनियर, जैसे 2 आया, 4 आया, 9 आया, ऐसे 27 आया, ऐसे करके जो है, और 16 आया, ऐसे करके जो है कि वो वेरी करता है। समझ रहे हैं? ये आई स्क्वायर बेस्ड होता है, और जो नॉर्मल ऑर्डिनरी एमीटर होता है वो आपका एवरेज बेस्ड होता है। शायद आप ज़्यादा जान चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं थोड़ा सा। हीटिंग इफेक्ट के बाद मैं बताया केमिकल इफेक्ट बताना जरूरी है। चलिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट से आप क्या समझते हैं? उम्मीद रखता हूँ बहुत सारे लोग इसको डिस्कस किए होंगे। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट जो है वो डिफर करता है एसी और डीसी में। अगर आपने सुना हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का नाम सुना है आपने? तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस देखा है, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हाइड्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसी तरह से। इलेक्ट्रोलाइसिस को हम लोग वो केवल डीसी के माध्यम से ही होता है। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट यही बताता है कि इन द केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट केवल डीसी शो कर सकता है, एसी नहीं शो करता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है उसका रीजन तो मैं नहीं देना चाहता, कर ले लीजिए रीजन भी। ठीक है, रीजन ये होता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें जो आयंस होते हैं बड़े हैवी आयंस होते हैं,
और हैवी आयंस क्या होता है कि जो एसी होता है अभी पॉजिटिव हुआ, मोमेंटम पाया, तब तक नेगेटिव मोमेंटम, तो ओवरऑल जो मोमेंटम हो जाता है जीरो हो जाता है, कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाता है। इसलिए एसी के साथ इलेक्ट्रोलाइसिस वाली जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाली जो प्रोसेस है, वो डिस्प्ले नहीं हो पाती है, वो शो नहीं हो पाता है। जबकि डीसी केस में कांस्टेंट मोमेंटम मिलता रहता है, इसलिए दीज ऑल आर इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस इज शोन बाय द डीसी, जबकि एसी के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, एसी शो नहीं कर पाता है। रीजन भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन किया, आप पढ़ सकते हो। आयंस होता है जो उनका पास जो है, आयंस जो है बहुत हैवी होते हैं, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाते हैं एसी के केस में। नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव मोमेंटम पॉजिटिव मोमेंटम, इसलिए जो है ओवरऑल मोमेंटम जीरो की तरफ अग्रसर हो जाता है। सो इसलिए एसी वाला शो नहीं कर पाता इलेक्ट्रोप्लेटिंग को। चलिए, उम्मीद रखता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुके हैं। एसी और डीसी में अभी जो अपने घरों में एसी आ रहा है, अभी जो फैन चल रहा है, ठीक है, वो एसी से चल रहा है। ठीक है, एसी से चल रहा है। एक क्वेश्चन जो बड़ा ही दमदार है, जब ट्रांसफार्मर शुरू हो गए तब आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग एसी देते हैं, अगर एसी की जगह पे हम प्राइमरी में डीसी देते तो क्या होगा। ये बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है, आप उत्तर ढूंढ के रखे रहिए, मैं पूछूंगा आपसे। ठीक है, कल से जब ट्रांसफार्मर शुरू करेंगे और कल ही पूछेंगे आपसे ये प्रश्न। ठीक है, तो उत्तर आप पहले से ही ढूंढे रखिए। चलिए आइए, डीसी के रिस्पेक्ट में आप समझिए, एसी और डीसी का अगर हम बात करें तो एसी को ट्रांसमिट करना आसान है, हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करना आसान है, जबकि डीसी को हम लॉन्ग रेंज में ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, हालांकि ट्रांसमिशन होता है, ठीक है, 500 केबी पे हमने ट्रांसमिशन देखा भी है अडानी पावर मुंद्रा लिमिटेड में। ठीक है, वहां से 500 केबी पे डीसी भी ट्रांसमिट हुआ है। ठीक है, एसी और डीसी भी ट्रांसमिट होते हैं, दोनों ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन लॉसेस इन द केस ऑफ एसी जो है कि डीसी के केस में ज्यादा होता है। लॉन्ग रेंज तक हम लोग डिफाइन करते हैं एसी को कि एसी को हम लोग लॉन्ग रेंज तक जो है ट्रांसमिट किया जा सकता है। ठीक है, और बात करें यदि हम स्टेप अप और स्टेप डाउन की बात करें, यदि हमें स्टेप अप करना है या स्टेप डाउन करना है, 220 अभी हमारे पास 11 केबी सपोज करिए, अभी हमारे पास 11 केबी डीसी है, 11 केबी एसी है, 11 केबी एसी है, हमको इसको 33 में चेंज करना है, 33 केबी में चेंज करना है। हम क्या करेंगे, 33 केबी नहीं बल्कि 300, मतलब मान लीजिए आप 240 वोल्ट पे, हमारे घर पे जो है 230 वोल्ट, 240 वोल्ट, 220 वोल्ट आता है, हमें इतना चाहिए, तो हम ट्रांसफार्मर लगा के एसी को आराम से स्टेप डाउन या स्टेप अप कर सकते हैं। ट्रांसमिशन के लिए भी बड़ा आसान है, हम हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट कर देते हैं, लॉसेस हमको कम मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो क्या होता है कि एसी का जो कन्वर्जन है हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, पहली बात कि ये ट्रांसफार्मर की मदद से होता है, और दूसरी बात बड़ा ही आसान है, क्योंकि ट्रांसफार्मर एक सबसे कम मेंटेनेंस वाला डिवाइस है। आमतौर पे गांव पे जब भी गांव पे शहर पे जहां भी जाएंगे ट्रांसफार्मर आपको ओपन में ही मिल जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बारिश में है या मतलब धूप लग रही है, कोई फर्क नहीं है, बहुत मेंटेनेंस कम चाहिए इसमें। ठीक है, उसकी मदद से हम एक हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं या लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिट करते हैं। डीसी भी कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ चॉपर करते हैं, यदि किसी को जानने की इच्छा है। ठीक है, CHOPPER। ठीक है, तो चॉपर की मदद से लो है हाई और लो हम लोग करते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें भी चॉपर दो प्रकार का आता है, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप को बूस्ट चॉपर, और इसको बक बूस्ट कन्वर्टर बोलते हैं, उसको बक बूस्ट। ठीक है, और जो है कि V0 अल्फा VS जो है V आउटपुट। ठीक है, अल्फा VS, ठीक है, 1/1 माइनस अल्फा VS, अल्फा टाइम पीरियड होता है, वो सब जो है कि आपके डिस्कशन का पार्ट ही नहीं है। ठीक है, अभी इतना समझिए आप कि जो कन्वर्जन ऑफ एसी फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप है, ये बड़ी इजीली हो जाता है, जबकि डीसी बड़ा ही एक इनकन्वीनियंट प्रोसेस है। ये बस मैं बताने वाला था आपको। ठीक है, ये बड़ा ही इनकन्वीनियंट प्रोसेस है, इसमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी प्लस के बड़ा ही प्रिकॉशन चाहिए इसमें। ठीक है, अगर डेंजरस वाइज देखें भाई, एसी डेंजरस है, एसी डेंजरस है, डीसी डेंजरस है, दोनों डेंजरस है। एसी डीसी दोनों डेंजरस इसलिए है क्योंकि हमारा एक ऐसा शत्रु है जिसे हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। जैसे अभी अपने पास क्या है, कोरोना वायरस है, कोई देख नहीं रहा है, कितना खतरनाक है। जो नहीं दिखता वो ज्यादा खतरनाक समझिए आप। एसी और डीसी मतलब क्या है, करंट है, ठीक है, वोल्टेज है, खराब है, दोनों ही खराब है, बोथ आर डेंजरस। यू नीड नॉट टू टेक एनी जो है कि आप कोई भी जो है रिस्क ना लीजिए एसी और डीसी, मैंने करंट के साथ जो है आप तो रिस्क ही मत लीजिए इलेक्ट्रिसिटी के साथ, कोई जानता नहीं है कब क्या हो जाए। ठीक है, एसी और डीसी में यदि देखें
तो एसी और डीसी में देखिए आप, ये रहा आपका एसी, ठीक है, ये रहा एसी और ये रहा आपका डीसी, ठीक है, एसी डीसी, ठीक है। डीसी को आमतौर पे हम लोग लो वोल्टेज पे यूज करते हैं, 6 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, हार्डली इतने ही पे हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। हमारे बाइक में भी बैटरीज लगी होती है 12 वोल्ट की, या जो भी 4 व्हीलर्स वगैरह हैं उसमें भी 12 वोल्ट की बैटरीज लगी होती है, स्टार्टिंग के लिए यूज होता है, स्टार्टिंग करंट देता है वो, ठीक है। तो होता क्या है एक्चुअली, या अगर आप सब स्टेशन पे जाएंगे तो जो हमारे सर्किट ब्रेकर्स हैं उनको भी ऑपरेट करने के लिए हम लोग डीसी ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डीसी एक कांस्टेंट सोर्स होता है, ठीक है। इसमें हम लोग हमेशा उसका जो है चेकअप किया करते हैं, ठीक है। तो डीसी क्या है कि कांस्टेंट है, ये ट्रस्टवर्दी है, ये हमेशा फिक्स्ड होता है। अभी आप समझिए, अगर एसी डीसी दोनों आपको पकड़ ले तो ये क्या है, ये जीरो होगा एक समय, ठीक है। तो ये अंतर क्या होता है कि दोनों पकड़ ले तो क्या होता है, इसका जो अट्रैक्शन होता है एसी का, एसी अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, इसका जो अट्रैक्शन होता है ये अट्रैक्टिव इन नेचर होता है, और ये जो है रिपल्सिव इन नेचर होता है, ठीक है। जबकि अगर डेंजरस वाइज देखें तो ये जीरो हो रहा है, यानी कि इसे छोड़ने की प्रोबेबिलिटी है, आप चाहें तो एक जीरो हो रहा है, उस समय पे आपको फ्रैक्शन ऑफ समय के लिए, टाइम के लिए जो है समय मिल रहा है, ये तो राम भरोसे है, ठीक है, ऊपर वाले के भरोसे है, ठीक है। और थोड़ा सा डिस्कस करें और एसी डीसी में तो और क्या अंतर पाएंगे, मैं अगर देखूं तो और क्या आप अंतर पा सकते हैं, ठीक है। मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस, सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैं सोच रहा हूँ आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि क्वेश्चन शेयर करने से ही आता है। चलिए देखिए आपके पास और क्या क्वेश्चन देख सकते हो, देखिए कह रहा है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव, ठीक है, कह रहा है कि हाउ कैन यू इम्प्रूव द क्वालिटी फैक्टर ऑफ ए सीरीज रेजोनेंस सर्किट, किसी सीरीज रेजोनेंस सर्किट का क्वालिटी फैक्टर आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। क्वालिटी फैक्टर का अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो, क्वालिटी फैक्टर Q इक्वल टू क्या आता था, 1/R√L/C आता था। तो यदि हम L को घटा दें, ठीक है, XL बराबर XC तो होना ही है, वो तो तय है, केवल एक रेजिस्टेंस वेरिएबल है अपने पास, तो यदि हम रेजिस्टेंस को घटा दें तो हमको क्या मिल जाएगा, क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव हो जाएगा। क्वालिटी फैक्टर इंप्रूव होने का मतलब क्या है, शार्पनेस हमारी ज़्यादा मिलेगी, शार्पनेस ज़्यादा मिलेगी मतलब बैंडविड्थ कम हो जाएगी, सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि वाई कैन नॉट बी यूज एसी फॉर इलेक्ट्रोलिसिस, हम इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एसी को यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्वेश्चन पूछ रखा है। फॉर इलेक्ट्रोलिसिस वी रिक्वायर फिक्स्ड कैथोड एंड फिक्स्ड एनोड इन एसी, डायरेक्शन ऑफ करंट इज चेंजिंग पीरियोडिकली, जबकि एसी की जो डायरेक्शन है वो पीरियोडिकली चेंज हो रही है, जबकि हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें कांस्टेंट चाहिए, फिक्स्ड कैथोड, फिक्स्ड एनोड चाहिए, ठीक है, कैथोड और एनोड चाहिए हमको, ठीक है, कैथोड पॉजिटिव, एनोड नेगेटिव होता है। चलिए कह रहा है कि थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट की बात करते हैं एसी डीसी में, मैं अभी आऊँगा फिर से यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट की बात करते हैं। देखिए इंडक्टर और ये कैपेसिटर, इन दोनों की बात हम केवल एसी में ही करते हैं, डीसी में नहीं करते हैं, ऐसा क्यों है, एक अंतर है ना, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की बात हम किस में करते हैं, एसी में ही करते हैं, ऐसा क्यों है, क्योंकि जो अपना इंडक्टर है और जो अपना कैपेसिटर है, इंडक्टर में जब हम डीसी दे देंगे, एसी की तो मतलब बात पता है आपको, जैसे ही हम एसी देंगे इसमें इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ईएमएफ डेवलप होगा जो अपोज करेगा, जिसे लेंजला बोलते हैं, फलाना फलाना फलाना, ऑलरेडी वेल नोन टू यू, ठीक है, उसको नहीं बता रहा हूँ। जैसे ही आप इसमें कांस्टेंट देंगे डीसी, पहली बात जब इसमें कोई कांस्टेंट दे देंगे कोई बैक ईएमएफ उत्पन्न नहीं होगा, कोई बैक ईएमएफ उत्पन्न जब इसमें नहीं होगा तो आप हमको ये बताइए कि क्या यहाँ पे कोई वोल्टेज ड्रॉप आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप आएगा ही नहीं, वोल्टेज ड्रॉप नहीं आएगा तो किसकी तरह काम करेगा, नो वोल्टेज ड्रॉप, यहाँ लिख लीजिए आप, नो पोटेंशियल ड्रॉप, ठीक है, क्या बोल सकते हो आप, नो पोटेंशियल ड्रॉप, किसमें, इंडक्टर में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, इसलिए ये शॉर्ट सर्किट का काम करता है, किसका, शॉर्ट सर्किट की तरह, यानी कि समझ में नहीं है, समझेगा, ये प्योर कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, करंट यहाँ से गई यहाँ से निकल गई, यानी कि ये क्या है कुछ पता भी नहीं चलेगा, ये इंडक्टर है, इस बात का आभास हमें एसी के तौर पे ही चलता है, डीसी के लिए तो कंडक्टर है, एक आमतौर पे एक कंडक्टर है जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, यदि प्योर इंडक्टर है तो, यानी कि कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा यहाँ पे डीसी के केस में। एसी के केस में पोटेंशियल ड्रॉप पता है आपको, E = L di/dt होता है, आपको पता है,
लेकिन डीसी के केस में ये नॉर्मल कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं आता है, इसलिए इसे हम शॉर्ट सर्किट के तौर पे एज्यूम करते हैं डीसी के केस में। एसी के केस में आपको पता है एसी डीसी का डिस्कशन ही चल रहा है। चलिए कैपेसिटर का क्या केस है आप बताइए। कैपेसिटर क्या करता है, एसी को अलाउ करता है, डीसी को रोक देता है। कितनी बड़ी ताकत है इसमें समझिए। एसी इज अलाउड टू पास थ्रू द कंडक्टर व्हेयरएज डीसी इज चेक्ड, डीसी को रोक दिया जाता है, इसलिए हम इसे फिल्टर डिजाइनिंग में यूज करते हैं कैपेसिटर को। हाई फिल्टर, लो पास फिल्टर, और जब आप आगे पढ़ेंगे आपको मिलेगा हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, ठीक है। बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, आपको पढ़ने को मिलेगा सारे फिल्टर्स को, ठीक है। आप स्टडी करोगे, ठीक है, हाई पास फिल्टर, लो पास फिल्टर जो भी है, ठीक है, आप पढ़ने को मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी समझिए, ये समझिए आप, ये लो पास फिल्टर है, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है आपको कि जो अपना डीसी है वो रोक दिया जाता है। रोक दिया जाता है मतलब यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आ जाएगा मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर करने लगता है। इंडक्टर बिहेव्स लाइक शॉर्ट सर्किट इन द केस ऑफ डीसी, whereas इंडक्टर बिहेव्स लाइक ओपन सर्किट। बहुत ही बड़ी बात है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है डीसी के साथ। विथ रिस्पेक्ट टू डीसी ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, कोई करंट फ्लो नहीं होती है। बड़ी बात है एसी और डीसी के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर को समझना। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं एसी और डीसी में, जितना मुझे याद आ रहा है अभी फिलहाल उतना मैं बताने का आपको प्रयत्न कर रहा हूँ, ठीक है। एसी और डीसी में ये बहुत बड़ा अंतर रहा, ठीक है। उम्मीद है बहुत सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, बहुत सारे लोग हमसे पहले जो है इस पॉइंट को जानते भी होंगे, कई सारे पॉइंट्स आपको नए भी मिले होंगे कि एसी और डीसी में अंतर क्या होता है। तो उम्मीद रखता हूँ आप सभी को, किसी को कोई मतलब दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए, कह रहा है कि एन इंडक्टर एक्ट्स एज ए कंडक्टर फॉर डीसी। एक जो इंडक्टर होता है एसी के लिए कंडक्टर की तरह बिहेवियर करता है। क्यों? कह रहे कि द रिएक्टिव इंडक्टेंस जो होता है एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। यहाँ से वो थ्योरेटिकली समझाने का प्रयास कर रहा है कि जो एक्सएल होता है, अभी जो मैं समझाया उसको थ्योरेटिकली, एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल, और ओमेगा की जगह पर लिख सकते हो 2 पाई एफ एल। और आपको पता है डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 होती है, 0 का मतलब 0, एक्सएल का मतलब 0, इंपीडेंस 0, यानी कि प्योर कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, रोकेगा नहीं, करंट फ्लो हो जाएगी। किसके केस में? इंडक्टर के केस में, जब डीसी प्रदान करेंगे। जब हम XC की बात करते हैं, XC इक्वल टू होता है 1/ओमेगा C, 1/ओमेगा C को लिख सकते हो 2 पाई FC, और F चूंकि 0 है 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा, XC कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट, यानी कि इनफाइनाइट रिएक्टेंस इनफाइनाइट हो गया, इंपीडेंस ही इनफाइनाइट हो गया, करंट ही फ्लो नहीं होगा, ओपन सर्किट की तरह बिहेवियर करेगा। इसको मैंने प्रैक्टिकली समझाने का, आपको थ्योरेटिकली भी समझाने का प्रयास कर दिया। उम्मीद है दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो एसी पढ़ने के बाद एसी और डीसी में डिफरेंस तो आपको आ ही जाना चाहिए, ठीक है। बेसिकली इसलिए मैंने आज का जो लेक्चर है बिल्कुल एसी और डीसी पर ही फोकस किया था। आइए एक आध पॉइंट और डिस्कस करते हैं, यदि एक आध पॉइंट और मेरे पास मिल जाए तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। चलिए, कह रहा है कि देखते हैं कुछ और मिल जाए तो। आप भी सोचते रहिए एसी और डीसी में क्या अंतर है। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे जिसको मैंने डिस्कस ही नहीं किया, ठीक है, एसी और डीसी के, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक साथ याद रख पाना वो बड़ी बात है। वो देखिए क्वेश्चन दे रखा है, वाई कैन नॉट बी मेजर डीसी बाय एन ऑर्डिनरी एमीटर, ठीक है, बाय एन ऑर्डिनरी एमीटर, बट नॉट वी कैन मेजर डीसी बाय एन ऑर्डिनरी एमीटर बट कैन नॉट मेजर एसी। बस पता है एवरेज वैल्यू की वजह से जो है, ठीक है। अब पूछ रहा है वाटलेस करंट क्या है। अब वाटलेस करंट तो आपको वाटलेस सर्किट ही बता दिया गया। वाटलेस सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जो कि इसमें प्योरली इंडक्टिव हो या प्योरली कैपेसिटिव हो। तो उसमें क्या होता है कि एक जितना पॉजिटिव होता है उतना ही नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल पावर जो होता है वो 0 हो जाता है। तो पावर 0 मतलब कोई कंज्यूम नहीं होगा, पावर कंज्यूम ही नहीं होगा, 0 पावर कंज्यूम होगा, इसलिए उसको वाटलेस करंट या वाटलेस सर्किट के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कैपेसिटर ब्लॉक्स डीसी अलाउज एसी, वाई। एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो डीसी की होती है वो 0 होती है, एसी की फ्रीक्वेंसी फाइनाइट होती है, इसलिए एक्सएल एक्सी का लिख के आप जो है उसको बता सकते हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई डाउट नहीं है। उम्मीद रखता हूँ कि मैंने एसी बड़े ही तल्लीनता से आपको पढ़ाया है, ठीक है, बड़े ही मेहनत से मैंने पूरा एसी जो है आपको ख़त्म किया है और पढ़ाने का प्रयास किया है। मैंने प्रयास किया कि कोई पॉइंट छूटे ना आपसे, मेरे से। अगर कोई पॉइंट आपको लगता है कि नहीं इस पर बताया जाना चाहिए, बिल्कुल आप बताइए कि सर इस पॉइंट को आप जो है छोड़ दिए हैं,
डिस्कस नहीं किए हैं, या सर इसको अलग से जो है बता दीजिए। आई एम रेडी टू टीच यू प्रोफेशनली, आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपको पता है। तो AC DC या मतलब इलेक्ट्रिकल से संबंधित कोई भी डाउट होता है आप तुरंत पूछिए, ठीक है। उम्मीद रखता हूँ आज का सेशन बिल्कुल आपको पसंद होगा। बहुत लोगों को डाउट आता है AC DC है क्या, डाउट आता है AC DC क्या है, कैसे है, अंतर क्या है। बहुत सारे अंतर हमारे घर में जो आ रहा है वो AC है। अब एक अंतर और समझ लीजिए, क्या बड़ी बात है। तो फिर हम लोग DC के चक्कर में क्यों पड़े हुए हैं? एक्चुअली रीजन क्या है, हम DC को ही स्टोर कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी है वो सबसे बड़ी बात, DC कैन बी स्टोर्ड, कैन बी स्टोर्ड। DC को ही केवल स्टोर किया जा सकता है, AC कैन नॉट बी स्टोर्ड। बहुत बड़ी बात है, आप नोट कर लीजिए, कैन नॉट बी स्टोर्ड। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती आज के पूरे लेक्चर की। सबसे बड़ी बात, AC को हम स्टोर कर नहीं सकते। बैटरी में जो हम DC स्टोर करते हैं, ठीक है, बैटरी में हम DC स्टोर करते हैं, ठीक है, इसको चेंज करते हैं। DC को क्या करते हैं, DC को स्टोर कर सकते हैं, AC को स्टोर किया ही नहीं जा सकता। जितना पैदा हुआ है DC स्टोर, उसको हम यूज करना है आपको। एक और बात, ये बात हो गई, ठीक है, इसलिए हम लोग DC की जरूरत है, नहीं तो हम लोग ऑब्सोल्यूट कर सकते थे। अब आप समझिए, जो हम जनरेट करते हैं, जो जनरेट करते हैं वो EMF जो जनरेट होता है उसका नेचर हमेशा अल्टरनेटिंग होता है। जो EMF होता है, EMF जो EMF जनरेट होता है वो हमेशा अल्टरनेटिंग ही होता है। EMF इसको हम DC में कम्यूटेटर की मदद से हम चेंज करते हैं। चलिए DC में हम, अच्छा AC को DC में बदलना है, आप रेक्टिफायर यूज करिए। सिंगल फेस रेक्टिफायर हो सकता है, हाफ फेस, फुल फेस, ठीक है, हाफ फेस, फुल फेस रेक्टिफायर। आगे आप पढ़ेंगे रेक्टिफायर क्या होता है। रेक्टिफायर वो डिवाइस होता है जो AC को DC में कन्वर्ट करता है। उसी प्रकार से DC को भी आप AC में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वर्टर की मदद से सबके घरों में लगा होता है इन्वर्टर। तो इन्वर्टर क्या करता है, बैटरी का जो DC सोर्स है उसको AC में कन्वर्ट करके हमारा फैन, AC, कूलर जो भी है आदि चलता है। क्योंकि ये सारे तो AC से चलने वाले हैं और हमारे पास जो बैटरी में स्टोर्ड है वो DC है। तो DC को हम AC में कन्वर्ट करते हैं इन्वर्टर की मदद से, और उस इन्वर्टर से हम, उस AC से हम सारे अप्लायंस जो है चलाते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ आज का सेशन बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। जरूर कमेंट में बताइए आपको आज का सेशन कैसा लगा। कल से हम लोग शुरू करेंगे ट्रांसफार्मर, जनरेटर और मोटर, और इसको खत्म कर देंगे आज के महीने के एंड में, ठीक है। आने वाले एक हफ्ते में ये सारे सब खत्म हो जाएंगे। तो उम्मीद रखता हूँ आज का सेशन बिल्कुल पसंद आया होगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मे भी आपकी वीडियो किसी काम की ना हो, आप शेयर जरूर करिए, क्योंकि हो सकता है किसी की जरूरत की चीज़ हो लेकिन आपकी वजह से वो वहाँ तक पहुँच ना पा रही हो। तो बिल्कुल आप मदद करिए, मेरी मदद करिए और दूसरों की भी मदद करिए, स्वयं की भी मदद करिए, और वीडियोस को शेयर जरूर करिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, भूलिए बिल्कुल मत। बेल आइकन को प्रेस रखिए। शाम 6 बजे मैं मुलायम सिंह यादव आपके लिए नया सेशन लेकर आता हूँ MS एकेडमी में। सो बने रहिए MS एकेडमी में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।